चैप्टर नंबर 2 आईडी में क्या पढ़ेगा? पहला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा? इंडिया का सिचुएशन जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है, अभी क्या हुआ? 200 साल के पुराना टॉक्सिक रिलेशनशिप में था आप लोग, किसके साथ में? ब्रिटिश के साथ में। अब उससे उभरना है आप लोग को। ठीक है, तो इमेजिन करो अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, इमेजिन करो, आपका साथ तो हो ही नहीं सकता, आपका दोस्त का अगर रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, गहराई देख रहा सबका सब लड़का सीरियस में लगे कि कितना ही संभाल लेगा। ठीक है, तो अगर हाँ एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्टली तुषार हेल्प करने के लिए रेडी है। तो तुषार का जैसे दोस्त का अगर ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, तो तुषार क्या बोलेगा? अचानक से बोलेगा कुछ नहीं है सब में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, या उसको आराम आराम से कंसोल करेगा कि भाई कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे कुछ नया नया एक्टिविटीज करवाएगा उसको ताकि उसका मन जो है उठ जाए। ठीक है, ऐसा अच्छा दोस्त लोग कर सकता है। लड़की ढूंढ देगा। ठीक है, ये जनरली लड़की लोग करता है, लड़का लोग का एक ही आंसर होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, वही सेम चीज हुआ कि ब्रिटिशर्स लोग जो था 200 साल तक इंडिया में रूल किया। अब इंडिया तुरंत इंडिपेंडेंट हुआ है। ठीक है, कैसा ही हो रिलेशनशिप में तो था, कुछ यादें तो है ना राहुल? सॉरी इसको राहुल क्यों बुलाने को पता नहीं। ठीक है, तो कुछ तो यादें ठीक है रह जाती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अब इंडिया को क्या है, प्लानिंग करना था। ठीक है, किस तरीके से अब इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया है, सिचुएशन हम लोग को समझ में आ गया है कि बोलो एग्रीकल्चर बोलो या फिर इंडस्ट्री बोलो या फिर ट्रेड बोलो, सबका हालत जो है वो क्या था, इतना अच्छा नहीं था। अब प्रॉब्लम ये था कि कैसे आप लोग प्लानिंग करें। ठीक है, तो एक पार्ट से हम शुरू करेगा जो कि मेरा वाला जो बुक है उसमें लास्ट पार्ट में है। सबसे पहले इंडिया को ये डिसाइड करना था कि किस टाइप का इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमी इंडिया फॉलो करे। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करता था यूएसए ने स्टार्ट किया था। ठीक है, यूएसए ने डेवलप किया कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसको जो मन है बनाओ, आराम से बेचो, खरीदो और आराम से प्रॉफिट्स कमाओ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो था उनके पास में पावर्स था। किस तरीके का पावर्स? कि उनको जो बेचना है मार्केट में बेचो। ठीक है, जो उनको लगता है कि मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से सामान को बनाओ। इससे फायदा क्या हुआ? एक तो देश में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो गया। ठीक है, क्योंकि अब प्राइवेट के पास में पावर है तो देश में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो गया। नंबर 2, प्रॉफिट्स अच्छा खासा वो लोग कमाने लग गया। नंबर 3, देश में क्या हुआ, जैसे क्या प्राइवेट लोग क्या फोकस करता है, प्रॉफिट्स में। अब प्रॉफिट्स को अटेन करने के लिए वो लोग कुछ भी मेहनत करेगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करने लग गया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग टेक्नोलॉजी पे ज्यादा एम्फेसिस करने लग गया, प्रोडक्शन क्वालिटी को इंप्रूव करने लग गया। इसकी वजह से देश का जीडीपी बढ़ गया, क्योंकि देश में गुड्स एंड सर्विसेज अगर बढ़ा तो उसका क्या हो रहा है इम्पैक्ट, जीडीपी भी बढ़ेगा। सही बात है ना? ठीक है, तो इसका फायदा किसमें हुआ था? कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जो यूएसए ने शुरू किया था। बट प्रॉब्लम था इसमें, प्रॉब्लम क्या था सोचो, अगर मेरे पास अब हम डिमांड करना था सामान को, अगर हमको कोई भी सामान डिमांड करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, तभी हम डिमांड कर पाएगा। बिकॉज जो बनाने वाला है उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, जिसके पास में पैसा है उसके हिसाब से सामान बनाएगा। अब मेरे पास अगर पैसे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं कोई भी सामान को डिमांड कर सकता हूं। बट अगर किसी को एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, तो जो खाने का रिक्वायरमेंट है बट उसके पास एज सच मनी नहीं है, तो उसके हिसाब से सामान नहीं बन रहा था। तो रिच एंड पुअर के बीच में गैप क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, देश में ये प्रॉब्लम आने लग गया था बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। समझ में आया? ये देखो अभी क्या कुछ चीज तो अच्छा लगा, यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज डेवलप हो रहा है, एज अ होल देश का तरक्की हो रहा है। बट द प्रॉब्लम वाज क्या, ठीक है, बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है, इसको देख के रशिया ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने देखा कि ये फॉर्म ऑफ इकोनॉमी सही नहीं है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसमें इकोनॉमी जो है सेपरेट हो रहा है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाई दे केम अप विद द पॉलिसी व्हिच वाज नोन एज सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। सोशलिस्ट फॉर्म में क्या है पता आपको, एक जन को सेंट्रल अथॉरिटी बना दिया। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम था ना रिच एंड पुअर के बीच में, इट्स अनफेयर था ना, बिकॉज जिसके पास में अगर पैसे हैं, ठीक है, उसके केस में तो बढ़िया है। ठीक है, जिसके केस में रिच एंड पुअर के बीच में अगर पैसे जिसके पास नहीं है, अल्टीमेटली क्या हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में दिक्कत हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने बोला देखो एक काम करता हम लोग, एक सेंट्रल अथॉरिटी है वो सारा डिसीजंस लेगा। समझ में आया? प्राइवेट लोगों के पास हम लोग पावर नहीं देगा। अब सेंट्रल अथॉरिटी का फायदा क्या है कि सबको इक्वल पैसा मिलने लग गया, सबको जितना गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उतना मिलने लग गया, ना ज्यादा ना कम। सुनने में अच्छा था ना,
कितना बढ़िया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पैसा का, ठीक है, एकदम जो एकदम होता है ना जिसका हम लोग को चाहिए था, इक्वालिटी चाहिए सब में, वो एक्चुअली इक्वालिटी कुछ हद तक प्रॉमिसिंग लगने लग गया, ठीक है, जितना देश में कुछ जन सभी से चाहिए उतना ही आपको मिलने लग गया। बट सोचो एक बार अगर हम इमेजिन करें कि सोचो हर्षल, ठीक है, और राहुल अगर 2 जगह काम करता है, ठीक है, हम बोलेगा अगर हर्षल 15 घंटा काम करता है उसको महीना का 10,000 रुपया देगा, ठीक है, और राहुल जो है वो अगर 2 घंटा काम करता है उसको भी 15,000 रुपया मिलेगा। तो मुझे पता धीरे धीरे हर्षल कितना देर काम करेगा, क्योंकि वो अगर 18 घंटा भी काम करे तो भी उसको कितना रुपया मिलेगा, ठीक है, सही बात है ना। तो वो मेहनत क्यों करेगा, समझ में आ रहा है आपको बात। जब मैं बोल दिया इक्वालिटी है, जब मैं बोल दिया कि पैसा आपको बराबर ही मिलेगा, वहां पे क्या फर्क पड़ता है आप कितना मेहनत करो, समझ में आपको। कैपिटलिस्ट में जितना आप मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे, बट सोशलिस्ट में क्या था भाई, सोसाइटी एज अ होल काम करेगा, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल प्लेयर नहीं है। जो सेंट्रल अथॉरिटी ने बोल दिया, जो गवर्नमेंट ने बोल दिया, जिसको भी आप जो भी बोलो उसको, ठीक है, वो अल्टीमेटली मेन डिसीजन होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, ग्रोथ रेट क्या रहेगा बताओ तुमको सोशलिस्ट इकोनॉमी में, उतना कोई खास तो होगा नहीं जितना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पे लोग मोटिवेटेड ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, पेस क्या था, बिल्कुल स्लो था। हाँ, इक्वालिटी देश में था, बट अल्टीमेटली ग्रोथ रेट क्या था, कम था। नंबर 2, अगर सेंट्रल अथॉरिटी मक्खन अच्छा मस्त, ठीक है, अगर आपका लीडर अच्छा तो देश में तरक्की हो जाएगा। अगर देश का जो लीडर है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो अच्छा नहीं है तो अल्टीमेटली देश का हालत क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी परफेक्ट था, हाँ, क्या कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी परफेक्ट था, नहीं था ना, उसमें भी इश्यूज था। और क्या सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी परफेक्ट है, नहीं है। इंडिया में बेस्ट चीज क्या है, जुगाड़। तो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा कैपिटलिस्ट फॉर्म में तड़का लिया और थोड़ा सा सोशलिस्ट फॉर्म का लिया, टू बी वेरी एक्यूरेट। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, आपको सिर्फ ये बताना कि कुछ एलिमेंट सोशलिस्ट का लिया और कुछ एलिमेंट हमने कैपिटलिस्ट का लिया, दोनों का फ्यूज करके क्या बनाया, मिक्स इकोनॉमी। बट सिंस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो बेस इज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। बेस क्या किसका है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट सिंस सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, दैट इज वाई उसमें क्या कर दिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी बेसिक स्टूडेंट आ गया। यहाँ पे इंडिया में सब कुछ है ना, यहाँ पे पीएसयूज भी है और यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी है, समझ में आपको। क्या परफेक्ट इकोनॉमी परफेक्ट है, नहीं है ना। इंडिया परफेक्ट है क्या, नहीं है। तो यानी कि बट इट इज बेटर देन द अदर इकोनॉमीज दैट वी फॉलो, दैट इज इन रिगार्ड्स टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या किया, दोनों के फीचर्स को उन्होंने ब्लेंड किया, दोनों ने कुछ कुछ फीचर्स दिया और उसको पिकअप कर लिया। यानी कि गवर्नमेंट है बट उतना भी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, या कुछ कुछ ऑथोरिटी लगता है बट प्राइवेट लोगों को भी पावर दिया गया। इट इज व्हाई इंडिया फॉलोड व्हाट, मिक्स इकोनॉमी सिस्टम। अपने बुक में लास्ट पेज में दिया हुआ चैप्टर का पेज नंबर 12 में, ठीक है, कैपिटलिस्ट फॉर्म इकोनॉमी, सोशलिस्ट फॉर्म इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर आपका कभी कभी क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस क्या होता है, तो आप लोग सुन लेते हैं ना तो आपको याद आ जाता है, बिकॉज ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर सुना रहता तो कभी ना कभी याद आ जाता है, राइट। तो एक बार आप लोग काम करो, पेज नंबर 12 जो है उसको रीड कर लो फटाफट, ठीक है, फटाफट एक बार रीड कर लो, खत्म करो। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बाद में, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आ गया आपका, चैप्टर कैसे रोल थ्रू करना समझो मेरा। पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अपन समझा, इंडिया कौन सा फॉलो किया, मिक्स इकोनॉमी इंडिया ने फॉलो किया। रोल अबाउट होता समझ में आ रहा है, चैप्टर कैसे मूव कर रहा है। अब क्या करना है, इंडिया क्या करे, देखो अब इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स है, इंडिया में पॉपुलेशन क्या है, बहुत सारा कम ही है ना, इंडिया का तो पॉपुलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो अब इंडिया में अगर पॉपुलेशन एकदम ज्यादा है तो अल्टीमेटली अलग अलग सेक्टर्स था। अब अगर मैं बोलूं कि आप लोग का अभी एग्जाम कैसे चल रहा है, प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, मस्त, ठीक है, प्रिपरेशन चल रहा है एकदम। अगर मैं आपको बोलूं कि हर सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ लो, अनुष्का एक दिन में ही अकाउंट्स भी ह्यूमैनिटीज, ठीक है, अगर हम युविका को बोले अकाउंट्स भी कर लो, मैथमेटिक्स भी कर लो, आईपी भी पढ़ लो, ईपी भी पढ़ लो, बीएसटी नहीं भी है तब भी पढ़ लो, ठीक है, इकोनॉमिक्स से सब कुछ पढ़ लो, पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना सर। मगर आपको अगर मैं प्रॉपर्ली प्लान करूं कि 3 दिन आप लोग ये पढ़ो ऐसे चैप्टर्स करके, तो वो फिर भी अचीवेबल, जरूरी नहीं वो भी हो जाए, बट अपने ट्राई कर सकते, थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। तो इंडिया में भी यही किया, इंडिया में पहले तो प्लान्स बनाया, ठीक है, इंडिया में पहले क्या बनाया, प्लान्स बनाया। अब प्लान्स क्या होता है अल्टीमेटली मुझे बताओ, जो भी अपना अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको अपन बेस्ट पॉसिबल यूज कर सके, इसको क्या बोलते हैं, प्लान। तो इंडिया ने क्या किया, स्टार्ट किया इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इंडिया कुछ भी करता तो देखो छोटा मोटा तरीके से थोड़ी ना करता, अपन शो ऑफ प्रॉपर्टी करते। तो अपन क्या किया, प्लान्स बनाने के लिए अपन क्या डेवलप किया, प्लानिंग कमीशन डेवलप किया। किसी को पता है कौन सा डेट में किया, 1950 में। 1950 में अपन क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन में क्या किया, इंडिया का जो गोल्स था ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, गोल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मैंने क्या बनाया, लॉन्ग टर्म गोल्स, जो कि ऐसे आपको पता 5-10 साल में नहीं होने वाला है।
आराम से अच्छा खासा टाइम लगेगा। ठीक है, तो कितना बोला मैंने, लॉन्ग टर्म गोल्स को एक और नाम था, क्या नाम, पर्सपेक्टिव गोल्स या पर्सपेक्टिव प्लान्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर पर्सपेक्टिव प्लान्स। ठीक है, तो उसको बोलता है पर्सपेक्टिव प्लान। अभी क्या हम लोग डिस्कस करेगा। ठीक है, और एक था आपका 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स में क्या फोकस किया अपन ने कि हर 5 साल में एक पर्टिकुलर गोल को पकड़ा और उसको डेवलप करने की कोशिश की। समझ में आया? जैसे अभी क्या किया हमने, एक लॉन्ग टर्म में रेगुलरली हमने पढ़ा कि भाई हम लोग कुछ क्या बेसिक्स जो है हल्का फुल्का इंग्लिश का कुछ कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट या फिर अकाउंट्स का थोड़ा बहुत सम्स कर दिया, क्योंकि तो इंटरनल प्रोसेस से चलता रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स बनाया कि हम लोग ये चैप्टर्स खत्म करना है, ये चैप्टर्स को खत्म करना है। उस तरीके से इंडिया ने भी प्लान किया। एक था पर्सपेक्टिव प्लान या फिर लॉन्ग टर्म प्लान, और दूसरा क्या बोला मैंने, 5 ईयर प्लान या फिर इसको शॉर्ट टर्म गोल्स भी बोल सकता है। समझ में आया आप लोगों को? लॉन्ग टर्म प्लान जो था आपका, लॉन्ग टर्म प्लान जो है आपका, लॉन्ग टर्म प्लान में क्या क्या था आपको याद है किसी को? 4 चीज था। क्या क्या था? पहला क्या था आपका, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या आपको पता इंटरनल प्रोसेस है या नहीं, आगे 5 साल बाद भी ग्रोथ होगा या नहीं होगा देश में। ठीक है, नंबर 2 क्या था, पहले नाम पता, उसके बाद डिस्कस करता है। पहले ग्रोथ, फिर नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन, नंबर 3 सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, एंड नंबर 4 इक्विटी। समझ में? सबसे पहला ग्रोथ। देश में कैसे ग्रोथ होगा? ग्रोथ अगर मैं बोलूं देश में हो रहा है तो क्या बोलेगा अपन, क्या समझेगा उससे? देश में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेगा, देश में गुड्स, सॉरी देश में ग्रोथ हो रहा है, देश में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, देश में लोगों का क्या हो रहा है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो क्या बोलेगा हम लोग, ग्रोथ। ठीक है, तो फर्स्ट पैरा वाला जो पार्ट है ना, फर्स्ट लाइन जो आपका होगा, क्योंकि अभी आप क्या है, ग्रोथ के अंदर का पार्ट भी पूछता है आप लोग को। ठीक है, तो एकदम एग्जाम पॉइंट है, सबसे पहले क्या लिखेगा कि ग्रोथ होता क्या है, देश में गुड्स एंड सर्विसेज अगर डेवलप हो रहा है उसको क्या बोलेगा हम लोग, देश में ग्रोथ हो रहा है। अब ग्रोथ होगा कैसे ये डिस्कस करना है अपने को। पहले समझे कि ग्रोथ होता क्या है, फिर क्या समझना है ग्रोथ होगा कैसे। नंबर 1, देश में अगर प्रोडक्टिव कैपिटल इंक्रीज हो जाए, देश का अगर प्रोडक्टिव कैपिटल इंक्रीज हो जाए तो देश में ग्रोथ होगा या नहीं होगा। देश में अगर पैसा आ जाए, रिसोर्सेज आ जाए, तो देश में ग्रोथ होगा या नहीं होगा। सही बात है ना, देश में कैसे होगा, पैसा आ जाएगा, रिसोर्सेज आएगा, तो कहीं ना कहीं आप प्लान्स लेगा, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन होगा और अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा। और नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज होने से काम हो जाएगा क्या अपना, जरूरी नहीं है। अगर कुछ अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, ट्रांसपोर्ट का, प्रॉपर कम्युनिकेशन का, तब भी आपको लगता है कि देश में ग्रोथ हो सकता है। आज देख लो, सामान पहले भी बिकता था, आज 5 इयर्स पहले भी सामान बिकता था, ये बिकता था, बट अभी क्या हुआ, पहले भी लोग सामान लेता था, बट अभी लगता है आप लोग कंजम्पशन पैटर्न हम लोग को ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पहले। हम लोग पहले भी रेस्टोरेंट में खाना खाता था या नहीं खाता था, बट लगता है आज रेट में रेस्टोरेंट का सेल्स पहले से ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। हम लोग को ऐप बेस्ड डिलीवरी सिस्टम दे दिया, इससे क्या हुआ, अगर हम लोग को अभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं है तब भी हम लोग घर पे मंगवा सकता है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के वजह से फायदा क्या हुआ, इतना अच्छा लॉजिस्टिक सिस्टम इंडिया में लेके आ गया कि देश में क्या क्या कुछ नहीं, वही सामान, वही सेलर्स लोग क्या किया, अभी कहीं ना कहीं भी बैठ के आराम सामान बेच सकता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देश में ये सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है या नहीं देश में ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो यार 2 तरीका है ग्रोथ करने का। नंबर 1, देश में प्रोडक्टिव कैपिटल को इंक्रीज करना है। नंबर 2, तो इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट उसको इंप्रूव करना है, या फिर दोनों को इंप्रूव कर दो तो सोने पे सुहागा हो गया ना, बढ़िया हो गया। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? अगर देश में ग्रोथ होगा तो देश में कैसा हमको समझ में आएगा कि देश में ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ। जीडीपी इंक्रीज हो गया, देश में जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या बोलेगा, देश में ग्रोथ हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है? और हर एक सेक्टर का अपना अलग अलग रोल होता है क्या, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन सबको बोलता है स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। ये एक बात के लिए अलग से पूछना है, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन क्या है, किसका किसका कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इन सबका इंपॉर्टेंट है या नहीं है मुझे बताओ। और इंडिया में सबसे ज्यादा राइजिंग वाला सेक्टर कौन सा है, कौन सा दुनिया में टर्शियरी सेक्टर में है हम लोग। टर्शियरी सेक्टर के लिए इंडिया फेमस है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, बट अल्टीमेटली सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग और इनकम कौन सा दे रहा है, टीसीएस का नाम सुना, टर्शियरी सेक्टर वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट कंपनीज इन इंडिया, पता है ना आप लोगों को। ठीक है, क्या है मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है। किस तरीके से, देश में क्या टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, मशीनरी वगैरह अगर इंप्रूव हो तो देश में क्या बोलता है, मॉडर्न हो गया हम लोग। ठीक है, 4G के बाद 5G आए तो हम लोग थोड़ा मॉडर्न हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया मॉडर्नाइजेशन का तरीका कि इफेक्टिव टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल इंप्रूव्स। नंबर 2 क्या था, सोशल आउटलुक चेंज करते हैं। अगर अभी भी हम लोग सोचेगा कि लड़का लड़की दोनों बराबर नहीं है तो अल्टीमेटली फायदा
नहीं होगा। हम लोग को मानना पड़ेगा कि दोनों का दोनों एकदम इक्वल है और दोनों एक दूसरे को डेवलप कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों सोशल आउटलुक और देश में टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? ये हो गया मॉडर्नाइजेशन। नंबर 3 क्या था? सेल्फ रिलायंस। देश में सेल्फ रिलायंस मतलब कि आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये हम लोग को पता है। अच्छा एक बात पता है आप लोग को, अभी सैंपल पेपर वगैरह हो गया या फिर 2-3 पेपर में हम देखा कि लिटरली सेल्फ रिलायंस ने लिख के आत्मनिर्भर ही लिख रहा है। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता इज इक्वल टू सेल्फ रिलायंस फॉर पीपल ना, जिसको अगर डाउट है थोड़ा भी। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए अगर आप लोग को पता नहीं है तो। बट आत्मनिर्भरता वाला पॉइंट एकदम एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस में 2 पॉइंट्स था। किस तरीके से देश में सेल्फ रिलायंस अपन अटेन कर सकता है? फॉरेन डिपेंडेंस को कम कर और फॉरेन इंटरफेरेंस को हटा। समझ में है? फॉरेन डिपेंडेंस कैसे कम करेगा अपन? देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके। ठीक है, एंड नंबर 2 फॉरेन इंटरफेरेंस कब करेगा अपन खत्म? जब अपना कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा। सही बात है ना? अगर कोई लायबिलिटी नहीं होगा यानी कि अपना फॉरेन करेंसी का डिपेंडेंसी नहीं है, तो अल्टीमेटली अपना क्या फॉरेन इंटरफेरेंस वो कम करेगा आपका। ठीक है, अगर अपन इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई दूसरा वाला बाहर वाला आपको डिस्टर्ब करता है क्या? डिस्टर्ब आपको कब करता है कोई इंसान? जब उसका कोई लायबिलिटी है। ठीक है, और फॉरेन डिपेंडेंस कैसे कम होगा? जब देश में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। इसका जो अंदर का डेफिनेशन, अंदर का जो पार्ट होगा शायद पूरा नहीं दिया हुआ होगा आप लोग का। ठीक है, उसका आज मैं आप लोग ग्रुप में दे दूंगा अभी। ठीक है, क्लियर है? इसका अंदर का जो पार्ट्स है वो आपको अभी दे दूंगा थोड़े में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है? इक्विटी। इक्विटी बोले तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब देश में क्या हो, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर, सब बराबर, एवरीबॉडी शेयर। ठीक है, देश में सबके पास पैसा हो, सबके पास घर हो, सबके पास खाना हो, सबके पास गर्लफ्रेंड हो, सबके पास बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, सब खुश है। ठीक है, इक्विटेबल, इक्वालिटी। समझ में है? अब राहुल खुश है। ठीक है, ये चाहिए हम लोग है ना? ठीक है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? क्लियर है पार्ट? ठीक है, चलो ये 4 पॉइंट आप लोग देख लो एक बार फटाफट। ये आपका क्या कौन सा प्लान है? पर्सपेक्टिव प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान? पर्सपेक्टिव प्लान है ये, बता लो। अरे भैया ग्रोथ 50 साल से हो रहा है, आत्मनिर्भरता अभी भी मोदी जी आके बोले थे। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ये पार्ट? दिस आर पर्सपेक्टिव प्लान्स। ठीक है, 4 ऑफ देम क्या क्या? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ का मतलब क्या था? देश में प्रोडक्टिव कैपिटल को इंक्रीज करना या फिर सर्विसेज ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना या फिर दोनों को इंप्रूव करना। देश में क्या इंडिकेटर है ग्रोथ का? जीडीपी। और सबका एक कॉम्पिटिशन इंपॉर्टेंट है। मॉडर्नाइजेशन 2 तरीके से था। नंबर 1 टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, नंबर 2 सोशल आउटलुक को चेंज करना, नंबर 3 सेल्फ रिलायंस। 2 तरीके से, फॉरेन इंटरफेरेंस को हटा के फॉरेन डिपेंडेंस को कम करके, एंड लास्ट पॉइंट इक्विटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, और ये वाला का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। ठीक है, चारों प्लान्स क्लियर है। अब क्या करें हम लोग? 5 ईयर प्लान को डिस्कस करेगा। 5 ईयर प्लान को क्या किया? कैटेगराइज कर दिया। कैसे कैसे कैटेगराइज किया? पहले एग्रीकल्चर, फिर नंबर 2 क्या किया अपन ने? इंडस्ट्रियल सेक्टर को, फॉरेन ट्रेड को डिस्कस किया, चैप्टर खत्म। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? अभी तो पढ़ा इसका पॉइंट ये लॉन्ग टर्म का भी ये पहाड़ फिर मॉडर्न वो चलते हैं। क्या है अभी सबसे पहले देखो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म्स लेके आया। अब हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि इंडिया का इतना अच्छा पोजीशन नहीं था, तो उतना जितना भी डिसीजन लेके आया था ना, सारा सेफ ऑप्शंस लेके आएगा। बट जो ऑप्शंस आएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा आपका? डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम्स दैट वर देयर। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इशू क्या था देश में? जमींदारी सिस्टम, बराबर। ठीक है, जमींदारी सिस्टम सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, एक्चुअली जिसके पास जो एक्चुअल ओनर्स था उनको जमीन नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम था, डेवलपमेंट भी नहीं था। ये इशू था चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था अपन। तो सबसे ठीक है, सो एग्रीकल्चर में 2 टाइप का रिफॉर्म्स लेके आया। एक था लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा क्या था आपका? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स में 2 चीज था। सिंपल देखो, लैंड रिफॉर्म्स जब निकाला, सोच क्या था उस समय कि जो एक्चुअल ओनर्स है उनको लैंड मिलना चाहिए। नंबर 1 क्या था? सबसे पहला चीज, जमींदारी सिस्टम को हटाओ, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी कि अबॉलिशन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जमींदार से क्या किया? तुमको बोला तो भैया तुम तो लिख लो। ठीक है, तुम लिख लो। और किसको ओनर्स बनाया? एक्चुअल टीलर्स को। किसको? एक्चुअल टीलर्स। एक्चुअल टीलर्स बोले तो जो एक्चुअली में फार्मिंग वगैरह करता है उनको क्या बनाया?
ओनर्स बनाया, इससे फायदा क्या हुआ? नंबर 1, एक तो बहुत सारा जो टेनेंट्स जितना था तुम्हारा था एक्चुअल टीलर्स था वो लोग क्या हुआ डायरेक्टली गवर्नमेंट में कॉन्टैक्ट में आ गया, ठीक है। एंड नंबर नेक्स्ट क्या हुआ आपका? अब देखो सिंपल सा बात है, पहले आप किसी के अंडर जॉब कर रहे थे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी तो था बट ठीक है, आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? जो बॉस है आपका वो। अब आपको मैंने बॉस बना दिया, मेहनत ज्यादा कहाँ होगा? जब आपका खुद का बिजनेस होगा। तो सिंपल सा बात है भैया, पहले आप किसी और के अंडर काम कर रहा था, आपके ऊपर कौन था? जमींदार था। अब आपको बोला, मैंने क्या बोला? आप ही ओनर हो, ठीक है, तो अब मेहनत ज्यादा किसमें होगा? सेकंड वाला केस में। तो जैसे ये सिस्टम किया ना, जमींदार सिस्टम को हटाया, फायदा क्या हुआ? देश में जो एक्चुअल टिलर्स था, जो एक्चुअल ओनर्स था, उनके पास जमीन आ गया। जमीन जैसे उनके पास में आया, डेवलपमेंट भी होने लग गया, बिकॉज उन्होंने क्या किया? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। समझ में आया आपको? नंबर 2 क्या था आपका? लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्यों निकाला भैया? कुछ लोगों के पास में बहुत जमीन है, किसी के पास में एकदम भी नहीं है, तो क्या करते हैं? सील कर दिया। क्या कर दिया? सील कर दिया। मैक्सिमम एक लिमिट फिक्स कर दिया कि एक आदमी के पास में कितना जमीन हो सकता है। फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया दैट अ पर्सन कैन होल्ड। एग्जाम्पल 200 स्क्वायर मीटर बोल दिया कि भैया मैक्सिमम जगह, या 2 बीघा बोल दिया आपको, 2 बीघा जमीन जो है आप मैक्सिमम रख सकते हो। अब 2 बीघा से ज्यादा अगर जितना भी जमीन होगा वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको, जिसके पास जमीन नहीं है उसको ये देगा। जो लैंडलेस पीपल है उनको जमीन मिल गया इसके बहाने। ये लैंड सीलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? इक्विटी को एनहांस करने का। इक्विटी बोले तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड, समझ में आया? मिनिमम भी सेट किया जाएगा। हाँ, एक एरिया डिसाइड कर लेते कि इतना स्क्वायर मीटर होना पड़ेगा, मतलब उससे ज्यादा अगर तुम्हारे पास जमीन है तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका? वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे मिनिमम 40 दिया है, उसके ऊपर जितना मेरा तुम पास ही है ना, उसे कम में दिक्कत है, ठीक है, समझ में आया? तो अब मुझे बताओ, आप लोग एक बार बताओ, अब दोनों जो है, सुनो अभी दोनों में क्या है? सुनो, दोनों में क्या है? चाहे वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम हो या फिर लैंड सीलिंग सिस्टम, दोनों सुनने में अच्छा लग रहा ना। एक तो जमींदार सिस्टम को हटाया हमने, लैंड सीलिंग में क्या किया? इक्विटी एनहांस करने के लिए कोशिश किया। बट देखो नीचे में जो आप लोग जो पढ़ा है, हम आप लोग को दे देगा वाला पार्ट में, ठीक है, उसमें दोनों में है कि ये सब एग्जाम्पल जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ? जो जमींदार था वो लोग ऐसे कोई छोटा मोटा लोग तो था नहीं, ऑब्वियस लग रहा, दे हैव बीन होल्डिंग लैंड्स फॉर सच एजेस ना। उन्होंने कुछ ना कुछ तरीके से क्या किया, ठीक है, किसी के नाम पे, अपना फैमिली मेंबर्स के नाम पे करके किसी भी तरीके से क्या किया, इतना सक्सेसफुल होने नहीं दिया किसको? अबॉलिशन सिस्टम को। पहला बात। नंबर 2, लैंड सीलिंग था। अब जैसे हम बोलेगा कि भैया अब से तुम्हारा जमीन जो है इतना तुमको मिलेगा, तुम थोड़ा सा लड़ाई करेगा या नहीं करेगा उसके लिए? तो वो लड़ाई करने का प्रोसेस में उनको टाइम मिल गया, केस किया उन्होंने, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या उस दौरान उन्होंने आपस में सेटलमेंट करके अपने प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो नो डाउट कि दोनों पॉलिसीज अच्छे थे, ठीक है, चाहे वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम हो अबॉलिश करना और लैंड सीलिंग सिस्टम को, दोनों को, बट दोनों के दोनों उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉलिसीज विच वर। समझ में आया आप लोगों को? बट वन थिंग विच वाज वेरी सक्सेसफुल वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले मेरे को जानने का है, पहले आपको पता तो है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? आज ऐसा कोई है जिसको पता नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? भूमिका पता है क्या होता है? HYV सीड्स अपन ने यूज किया, HYV बोले तो वैरायटी सीड्स, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये आपको सीड यूज करने से आपका प्रोडक्शन लेवल क्या हुआ? बढ़ गया। पर ग्रीन रेवोल्यूशन आना जरूरी क्यों था? पहले ये जानना जरूरी है ना मेरे को। अपन इंडिया जो था ना, प्रॉब्लम क्या था पता है क्या? देश में बोला कि भैया हम लोग को सेल्फ रिलायंट बनना है, देश में फॉरेन डिपेंडेंस को अपने को कम करना था। तो प्रॉब्लम और बेसिक चीज क्या है? आज अगर अपने को रहना है, जिंदा रहना, तो बेसिक चीज क्या है? खाना। अपन खाना भी इंपोर्ट कर रहा था, पर नॉट टेक्निकली बिरयानी आते हुए, ऐसे नहीं, मतलब बेसिकली वेजिटेबल्स फ्रूट्स को अपन मंगवा रहा था। किससे? ग्रेन्स छोड़ो, वेजिटेबल्स फ्रूट छोड़ो, ग्रेन्स भी अपना बाहर यूएसए से आ रहा था। जब तक अपना ग्रेन्स ही नहीं उग रहा देश में, तब तक अपन कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा क्या समझ है? इसलिए रेवोल्यूशन चाहिए था जिसके थ्रू अपने एटलीस्ट ग्रेन्स जितना चाहिए उससे ज्यादा या उतना बराबर प्रोड्यूस हो जाए। समझ में? ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? HYV सीड्स यूज करने की वजह से क्या हुआ? देश में प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गया था, ठीक है। ये 2 फेज में डिवाइड था, आपको याद होगा, ठीक है। फेज 1 में क्या था? जो थोड़ा सा रिसोर्स रिच एरियाज है ना, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस समय पहले इंप्लीमेंट किया, वहां सक्सेसफुल हुआ, फिर बाकी स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो गया था, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ये HYV, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पता है क्या होता है? क्लियर है? इसके एडवांटेजेस देखे कुछ? पहला बात तो क्या ही सक्सेसफुल था, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या थे? नंबर 1 क्या था आपको याद है? मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट करना। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है? अच्छा सुनो, एडवांटेजेस बोलेगा अपना क्रिएटिविटी यूज नहीं करने का जो पॉइंट्स दिया है प्लीज, ठीक है, उपाय नहीं है, हम बहुत सारा आंसर देखे हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या बोला मैंने? मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस मतलब क्या होगा?
मतलब क्या, पहले क्या था, अपन जितना प्रोड्यूस कर रहा था मुश्किल से अपना सफिशिएंट हो जाए, अपने लिए सफिशिएंट हो जाए, उतना ही काफी था, मुश्किल ही था। क्या पता ऐसा होता था कि अपने को खरीद के आना पड़ता था। अब क्या हुआ, अपने लिए तो काफी था ही, अपने लिए जितना प्रोड्यूस चाहिए था उतना तो था ही, अपन बाकी सोसाइटी वालों के लिए भी काफी था। इतना ज्यादा हो गया कि अपन मार्केट में जाके वो सरप्लस को बेच सकता है, इसलिए होता है मार्केटेबल सरप्लस। मतलब सरप्लस जो बचा है उसको अपन मार्केट कर सकता है, इट इज मार्केटेबल। समझ में आया? तो अपने जितना प्रोड्यूस था उससे ज्यादा अपन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ, जो कि अपन मार्केट में अवेलेबल कर दिया ताकि लोग बाग खरीद सके। तो दिस वाज व्हाट, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। इससे ये किसका फायदा था, ग्रीन रेवोल्यूशन का। नंबर 2 क्या था आपका, बफर स्टॉक। अब सोचो, सिंपल सा बात है, अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो गवर्नमेंट बोला सुनो 10 रुपया तुमको हम एक एमएसपी सेट कर दिया, एमएसपी बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, 10 रुपया सेट कर दिया। अगर मार्केट में तो वो 10 रुपए से ऊपर मिल जाता है तो भैया आराम से बेचो, कोई दिक्कत ही नहीं है, 12-13 जितना भी बेचना बेचो। पर अगर 10 रुपया नहीं मिल रहा है तो हम तुमसे सामान ले लेंगे। फायदा क्या हुआ, एक तो फार्मर्स का स्टॉक निकल गया, दूसरा गवर्नमेंट क्या सोचा, इस साल खेती अच्छा हुआ है तो स्टॉक फिर रह गया, नेक्स्ट ईयर क्या पता रेनफॉल अच्छा नहीं हो, कुछ भी कारण से अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो अल्टीमेटली इशू क्या होगा, वापस से वही प्रॉब्लम आएगा, फिर वापस रिपोर्ट कराओ। इससे क्या होगा, स्टॉक मेंटेन कर रहा है कौन, गवर्नमेंट। कब यूज करेगा, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या फिर शॉर्टफॉल्स, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। समझ में, बफर स्टॉक अपन क्रिएट कर सका, कौन कर सका। नंबर 3 क्या था आपका, ठीक है, बेनिफिट तो लो इनकम ग्रुप। अब देखो सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल, डिमांड सप्लाई का रूल पता है आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई सामान का डिमांड ज्यादा तो प्राइस क्या होता है, ज्यादा कम होता है। अगर कोई सामान का डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, सिंपल सा बात है, ठीक है। और अगर कोई सामान का सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कांस्टेंट, क्या बोला मैंने, सप्लाई ज्यादा डिमांड कांस्टेंट, प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो सिंपल वही वाला फूड ग्रेन्स जो था आपका, फॉर एग्जांपल व्हीट हो गया, राइस हो गया, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी का हुआ था, इसका सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कांस्टेंट, प्राइस क्या होगा, कम। और अगर दाम कम है तो हर एक इनकम ग्रुप का लोग खरीद सकता है, इससे लूंगा बेनिफिट। क्लियर है, पक्का समझ में आया आप लोगों को। बट क्या एवरीथिंग कैन बी ग्रीन, सब कुछ अच्छा हो सकता है क्या, इसमें भी कुछ दिक्कत था। क्या क्या दिक्कत था, 2 दिक्कत इसमें डिस्कस किया। नंबर 1 पेस्टिसाइड्स जो है, पेस्ट, ये था आपका पेस्ट प्रोन था बेसिकली, ठीक है। इन जो सीड्स था इसमें जनरली क्या होता है, पेस्ट वगैरह जो है बहुत जल्दी से अटैक करता था। और HYV सीड्स का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, ये बहुत कॉस्टली था, ठीक है। तो अगर सोचो बाई चांस तुम बहुत मेहनत करके लोन वगैरह लेके अगर तुम सोचो सीड्स लेके आया और वो खराब हो गया, पेस्ट खराब कर दिया, तो अल्टीमेटली तुम्हारा पूरा बड़ा नुकसान, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस वाज अ प्रॉब्लम। बट हाँ, गवर्नमेंट एड देने की कोशिश कर रहा था, बट दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट द ग्रेन्स, द HYV सीड्स यूज्ड टू फेस। नंबर 2 क्या है आपका, ठीक है, इनकम बढ़ते हो। आप देखो सिंपल सा बात है, आज ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा आज भी दिखता है हम लोग को। इंडिया 2 पार्ट में एग्रीकल्चर में डिवाइड किया हुआ है, एक ऐसा है जिसका खेती करने की वजह से वो लोग रिटर्न मर्सिडीज, BMW, फरारी, पोर्शे सब खरीद सकता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कहाँ का, यहाँ पे खेती में एक थाक है। और दूसरा जगह एक क्या होता है, एक होता है लग्जरी है, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो दूसरा जगह यू आर अ माइजर आल्सो इन सर्टेन एरियाज जहाँ पे उतना अच्छा एग्रीकल्चर का हालत नहीं है। समझ में आया। तो 2 इनकम ग्रुप में डिवाइड हम लोग हो गए। जो लो इनकम लोग था उन लोगों के लिए दिक्कत था, बिकॉज उनके पास उतने पैसे नहीं थे, और जिनके पास पैसे थे और जो फार्मिंग में ऊपर थे उन्होंने क्या किया, इस ऑप्शन को और क्या किया, एक्सप्लोर किया और डेवलपमेंट को और बढ़ा दिया। समझ में आया। तो इट वाज क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इवन तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, सब कुछ दिया, बट अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम तो रहा। समझ में आया आप लोगों को। ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा डन है, प्रॉपर्ली दिमाग में सेट हो गया, अच्छे से क्लियर है एकदम पार्ट को। रीडिंग का टाइम चाहिए अभी आप लोग को, या आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस किया, फिर क्या डिस्कस किया, प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया। अब लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान, फिर लॉन्ग टर्म प्लान को डिस्कस किया। शॉर्ट टर्म में सबसे पहले किसको फोकस किया अपने, एग्रीकल्चर। दिमाग में सेट हो रहा है। क्यों बता रहा पता, ऐसे करके आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा ना, अभी ये दिक्कत हो बताएगा, क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, मैडम जी आप लोग भी गलती की, ठीक है, पूछा आप लोग को कि रूरल मार्केटिंग में या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या बेनिफिट्स लेके आया था गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या बेनिफिट्स लेके आया गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का, रूरल डेवलपमेंट का। सब लोग भागे, सब लोग लिटरली 3-4 जन ने जो आंसर लिखा है, सब ने ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म्स लेके आया बढ़िया से। क्या रिफॉर्म्स लेके आया था गवर्नमेंट में, जो पार्ट है वो देखा नहीं। वर्ड क्या था, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का बात की है क्या कहीं पे, यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, ठीक है।
एट द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक में। समझ में आया? तो ध्यान है मैं कहां से पूछ रहा है आप लोगों को। इसलिए चैप्टर्स जो है टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड रहना चाहिए दिमाग में। सॉर्टेड हो गया, दिमाग में सेट हो रहा है पूरा, बिना देखे बोल सकेगा आराम से पूरा चैप्टर को। ठीक है, तब चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ो। रीडिंग टाइम चाहिए थोड़ा सा इसमें, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर पहले वो कर ले क्या, पर इंडस्ट्री कर ले, उसके बाद आगे डिस्कस कर ले। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पार्ट खत्म। ठीक है, तो दिस वाज एग्रीकल्चर। नंबर 2 है आपका क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या फिर बोल सकते हम लोग रेवोल्यूशन तो नहीं बोल सकते, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स बोल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ कमीशन सेट हुआ था क्या इसमें, कुछ था क्या इसमें, डेट्स था, प्लानिंग कमीशन वाला पार्ट तो पढ़ाया गया था आप लोगों को, और कुछ था क्या इसमें डेट्स, एक था ना आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, कब का था, 1956। क्या बोला मैंने, 1956 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, मिल जाएगा बुक में आगे, आप लोग को देख सकते हैं, पेज नंबर है 10 में, पेज नंबर 10 में दिया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। ठीक है, पेज नंबर 10 का 5th या 6th लाइन, आगे में 48 है, पीछे में 56 है। 948 वाला पार्ट भी दिया हुआ है क्या इसमें, वही हम बोल रहे हैं, 14 फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज में दिया हुआ ना। एक्चुअली डेट 1948 वाला ही है, हम इसको एक बार क्रॉस कंफर्म करके बता देंगे। डेट्स में हम भी एक बार बता देगा तुम लोग वही वाला पार्ट में। ठीक है, 1948 वाला डेट तो है, 56 हो सकता है, क्यों पता है, क्योंकि 1947 वाला तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ, उसमें एग्रीकल्चर को फोकस किया, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्री को फोकस किया था। तो देयर लाइकली चांसेस कि 1956 है, लाइकली चांसेस 1956 का है। ठीक है, 48 वाला को कट ही कर दो, यार काम करो 48 पे कट ही कर दो आप लोग। ठीक है, 1956 वाला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन सॉरी। ठीक है, समझ में लॉजिक समझ में आया, क्यों 1956 वाला समझ में आया आप लोगों को लॉजिक। ठीक है, आप सुनो देश में क्या है, अब सुनो, इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे आया ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे आया, गवर्नमेंट को ये लगा था कि सारा कंट्रोल अपने पास है। ठीक है, सुनो 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 एक बार ध्यान दो। ठीक है, सेट है सब ओके। ठीक है, जैसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात आया देश में, गवर्नमेंट चाहता था कि उनके पास कमान रहे। ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्रीज इज नॉट एवरीबॉडीज बॉल गेम, राइट। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छा खासा तुम्हारा होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होता है, तो इंडस्ट्रीज चाहता था कि गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करे, बिकॉज एक भी इंडस्ट्री कोलैप्स होता है इंडिया में तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है, राइट। दैट इज वाई गवर्नमेंट चाहता था कि भैया हम जैसे चाहता है वैसे ही इंडस्ट्रीज चले देश में। ठीक है, अब ये कैसे कर सकता है गवर्नमेंट, ऐसे तो नहीं कर सकता ना मेरे साथ तो चलेगा एकदम, ये तो कर नहीं सकता था। तो दो तीन चीज निकाला गवर्नमेंट ने। नंबर 1 आपको पता होगा क्या चीज था, एक लाइसेंस राज का सिस्टम था। ठीक है, इसको बताता इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है बताता है, दो चीज आपका इसमें क्या क्या पता। नंबर 1 3 चीज बोल सकता है एक्चुअली, मतलब ऐसे तो 2 आता है इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन के अंदर में 2 चीज आता है, बट हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर आराम से डिस्कस करेगा। ठीक है, सबसे पहला मैंने क्या बोला, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। नंबर 2 क्या बोला मैंने, इंडस्ट्री कैटेगराइज किया, याद आ रहा आपको। नंबर 3 वाज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसने पढ़ा है पहले रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, और अगर आप लोगों को ब्रॉड तरीके से जानना है तो इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट निकाला, कब का, 1956 का रेजोल्यूशन निकाला उन्होंने। उसके अंदर 2 चीज निकाला, एक निकाला इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम का, और एक क्या निकाला आपका, कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का। समझ में आया आप लोगों को। और दूसरा क्या था, SSI। पहले फर्स्ट डिस्कस करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ठीक है, उसमें क्या था, नंबर 1 लाइसेंसिंग सिस्टम। अगर आप इंडस्ट्रीज खोल रहे हो, ठीक है, एक्सपांड कर रहे हो, लोकेशन में नया आ रहे हो, ठीक है, कोई भी रीजन से अगर आप इंडस्ट्रीज नया खोल रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, एक्सिस्टिंग को एक्सटेंड कर रहे हो, नया लोकेशन में खोल रहे हो, कुछ भी, आपको क्या चाहिए होगा, लाइसेंस चाहिए होगा। बिना लाइसेंस का आप इंडस्ट्रीज ऑपरेट ही नहीं कर सकते। समझ में आपका। इससे फायदा क्या हुआ, नंबर 1 गवर्नमेंट कंट्रोल कर लिया, एक तो कितना इंडस्ट्रीज ओपन हो रहा है। ठीक है, नंबर 2 अगर बिना लाइसेंस का आप इंडस्ट्रीज खोल ही नहीं सकते तो आपको डेफिनेटली परमिशन चाहिए होगा, किसका, गवर्नमेंट का चाहिए होगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या था कि एक ही एरिया में बहुत सारा इंडस्ट्रीज नहीं होगा, बिकॉज टेक्निकली अगर कोई बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्रीज ओपन करते हो तो वहां पे इजी होता था लाइसेंस मिलना। समझ में आप लोगों को। तो लाइसेंस का यही कॉन्सेप्ट था कि हर एक एरिया में इंडस्ट्रीज जो है आराम से डेवलप हो, ठीक है, प्रॉपर्ली हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि हर एक बैकवर्ड एरियाज में अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होता तो वहां पे क्या फायदा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, ताकि उसका लॉजिक कि क्यों लाइसेंसिंग सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि इंडस्ट्री पे कंट्रोल रहे, इंडस्ट्री से रिकॉर्ड रहे प्रॉपर्ली। और नंबर 2 क्या था आपका, कि हर एक जगह में इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेट हो जाए। क्लियर है वाला पार्ट। अगर सुनो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इंडस्ट्रियल वाला पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना मैंने क्वेश्चंस देखा है और जितना मेरे को ऐसा लगता है, जितना मेरे को फील आता है, ये वाला पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है।
देखो एकदम प्योरली स्केप्टिकल है, कोई ट्रेंड वेंड कुछ नहीं बोल रहा, पर जो हमको लगा वो हमको देखा, ठीक है, बता दिया आप लोग। इंडस्ट्री वाला पार्ट ध्यान से पढ़ना है वाला पार्ट, ठीक है। नंबर 2 था शेड्यूलिंग इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्री क्या कहते हैं, कैटेगराइज कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इंडस्ट्रीज को, शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज, शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज और शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज, ठीक है। शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज में क्या था, सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट रिस्क ही नहीं लेना चाहता था भैया। गवर्नमेंट बोला मेरे को तो रिस्क नहीं लेना है। 17 इंडस्ट्री क्या किया होता क्या, गवर्नमेंट बोला कि मैं ही कंट्रोल करूंगा भैया, मैं ही काम करूंगा देश में। डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, पावर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इस तरीके से बहुत सारा 17 इंडस्ट्रीज है। कितने 17 इंडस्ट्रीज है, जिसके किसके कंट्रोल में था, वो गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में था। उसमें प्राइवेट लोग छू भी नहीं सकते, ठीक है, समझ में आप लोगों को। शेड्यूल बी, क्योंकि देखो इसमें रिस्क ज्यादा था, हाँ नो डाउट कि रिस्क है तो रिस्क है, बट स्टिल वो बाद में आया, अभी नहीं आया, ठीक है, अभी यंग था वो, ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो शेड्यूल ए इंडस्ट्री जो थोड़ा चला नहीं कोई बात, शेड्यूल बी, ठीक है, नया बात, ठीक है। शेड्यूल बी क्या था आपका, इंडस्ट्रीज मिलके किया, बट लैंग्वेज क्या पता है क्या आपको, उसमें गवर्नमेंट सेटअप करके देता है, समझ में आ गया, गवर्नमेंट सेटअप करके दिया बड़ा, और अपन छोटू नहीं होता, हाँ छोटू चला लो अभी, वो सिस्टम था कि गवर्नमेंट पूरा एकदम दिखाएगा नाम उतना, गवर्नमेंट अपना ही अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेटअप कौन किया, गवर्नमेंट ने सेटअप किया, और बाद में क्या किया, उसको क्या क्या पता आपको, सप्लीमेंट वर्ड सुना आप लोग, सप्लीमेंट करता है कौन सा, प्राइवेट सेक्टर। अपना खाना खाता है तो नॉर्मल बॉडी बनता है ना, उसको सप्लीमेंटेशन से क्या फायदा होता है, अपनी ग्रोथ या फिर डेवलप कर सकता है। तो भैया डेवलप कौन किया, सेटअप कौन किया, गवर्नमेंट सेटअप किया, उसके बाद क्या किया, सप्लीमेंट कर दिया किसको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, मतलब कंट्रोल किसके पास होगा अभी, गवर्नमेंट के पास। नंबर 3 क्या था आपका, पूरा प्राइवेट लोग को दिया, प्राइवेट लोग बहुत सेक्टर्स दिया आपको, आराम से खोलो प्राइवेट वाला लोग को, बट क्या था, कोई भी इंडस्ट्री खोलना आपको क्या चाहिए, समझ में आया। तो इंडस्ट्री को डिवाइड करें शेड्यूल 3 शेड्यूल्स में, ठीक है। प्राइवेट लोग के लिए कंट्रोल दिया, और अल्टीमेटली पावर किसके पास में था, गवर्नमेंट के पास में, बिकॉज दे वेयर द इंडस्ट्रीज वर रिक्वायर्ड टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द, समझ में आया आप लोगों को, ये बात क्लियर है। और देश देखो आप देखो, एक रिलायंस बनाने में या फिर एक सोचो टाटा बनाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा था, जनरेशन से ज्यादा रही बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज खोलने के लिए, ठीक है। दैट इज व्हाई इंडस्ट्रीज क्या हुआ, जो गवर्नमेंट था, दे केम अप विद द कांसेप्ट ऑफ SSIs, SSI बोल दो, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो पहला बात, टर्नओवर कम है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। जितना छोटा इंडस्ट्रीज होता है, फायदा क्या पता आपको, ऑटोमेशन कम होता है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला कि भैया एक बात बताओ हमको, जो SSIs खोलने आया, वो लोग बोला देखो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है देश में, हम लोग कैसे कम्पीट करेंगे, हम लोग के पैसा भी नहीं है हम लोग के पास, 5 लाख रुपया था ना लिमिट, 5 लाख वाज द मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि SSIs बनाने के लिए चाहिए था, समझ में आया। अब प्रॉब्लम क्या था कि मैं कम्पीट कैसे करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मत करो, कुछ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली किसके लिए रख दिया, SSIs के लिए रख लिया, कि वो लोग ही प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आया आप लोगों को, ये वाला पार्ट क्लियर है। तो SSIs का ये बेनिफिट था, ठीक है, एक तो इन्वेस्टमेंट कम था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, नंबर 3 का कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूसिवली किसके लिए रख दिया, SSIs के लिए रख दिया। यही था इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला पार्ट, कोई डिफिकल्टी, ठीक है। दो चीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956, दो चीज, एक तो शेड्यूलिंग कर दिया, कैटेगराइज कर दिया इंडस्ट्री को 3 पार्ट में, किसमें, A, B और C में, ये आपको ध्यान में है। नंबर 2 क्या था, इन सबको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, एग्जिस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, नया करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए क्या चाहिए आपको, लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस का आप कंपनी ओपन ही नहीं कर सकता। नंबर 2 क्या पॉइंट था, SSIs वाला पार्ट, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। रीड करना आप लोगों को ये वाला पार्ट को, डन, समझ में आया आप लोग अच्छे से। और लास्ट पार्ट का बहुत इजी पार्ट है, वो है फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट, ठीक है। फॉरेन ट्रेड में क्या था सर, एकदम सिंपल सा बात है सर, फॉरेन ट्रेड में क्या था, देखो देश में, देश का इंडस्ट्री देखो, उस समय देखो, अभी क्या है, आप चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ते हो ना, तो लगता है कि यार ये क्यों किया, गवर्नमेंट ने इतना कंट्रोल क्यों किया, या फिर जो अभी पॉलिसीज निकालेगा वो क्यों लेके आया। बट उस समय सोचो इंडिया का इतना अच्छा हालत नहीं था, तो गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया कुड नॉट विथस्टैंड अनदर इकोनॉमिक कोलैप्स, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया का हालत खराब था, ऑलरेडी डेट्स बहुत ज्यादा था। अगर एक और कोलैप्स अगर आ जाए देश में, तो इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई द मेजर रीजन वाज कि इंडिया का इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। और आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग 1991 जो है, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था आपका, LPG जिसको बोलता है, ठीक है, LPG आने की वजह से देश में डेवलपमेंट हुआ, मैं मानता हूँ, बट आज मैं बोलता हूँ कि हम लोग ने LPG जो है जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज हमारे पर प्रेशर था, किसी गलती नहीं थी। अगर कोई प्रॉपर इकोनॉमिस्ट, अगर उस समय जो इनफैक्ट बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट ही थे उस समय भी, बट
होते तो एवरीबडी वुड हैव सेड कि एलपीजी उन्होंने जल्दी किया बिकॉज इंडिया की इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है। अब इंडिया में इंडस्ट्री अगर डेवलप करना है, ठीक है, तो कैसे करेगा? सिंपल सा बात देखो, सिंपल सा बात है कि अगर तुम लोग को पढ़ाना है अच्छे से, तुम लोग को बोलेंगे भाई पढ़ना ही पड़ेगा, तुम लोग को बैठ के 4 डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो यही इंडस्ट्री यही कर रहा था, ठीक है। कैसे इंडिया कैसे कर रहा था पता आपको? इम्पोर्ट्स को कम करना है अपने को, ठीक है, इम्पोर्ट्स को अपने को कम करना है। सबसे पहले क्या क्या पता क्या? इम्पोर्ट्स में हाई रेट ऑफ ड्यूटी लगा दिया। इंडिया में देश का जो इंडस्ट्री उसको डेवलप करना है, तो क्या किया सबसे पहले? हाई रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया, 100%, 150%, 200%। बदमाश कंपनी देखा किसी ने? उसमें देखा था 100%, 200% था, तो लोग बाहर से किस तरीके से सामान लेके आ रहा था, ठीक है। अब इम्पोर्ट ड्यूटी हाई होने के बाद भी हम लोग सामान तब भी स्वैग है भैया। उस समय से तो इतना महंगा एडिडास का जूता था कि अगर उसको मंगवा के पहने तो अपने आप में स्वैग है, समझ में? तो गवर्नमेंट से कि भैया क्या पता इम्पोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा दे तो क्या पता लोग सामान नहीं मंगवाएगा, बट लोग बात तो सुधरने वाला नहीं है, अपन इंडियंस, तो अपन उसमें तो क्या किया, एक लिमिट फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा सामान इम्पोर्ट ही मत करो। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं तो ऐसे नहीं तो वैसे किसी भी तरीके से भैया आप इम्पोर्ट कम कर दो। बट फिर उसमें बदमाश कंपनी वाला स्ट्राइक पे आया था, जो देखा था उस वाला पार्ट में, ठीक है, जो सामान आ जाता साइड में, तो उसको भी मंगवाने का तरीका था। तो जिद्दी तो हम लोग था ही, बट कुछ किसी भी तरीके से हमने क्या किया, देश में इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट करने का कोशिश किया, क्योंकि अगर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट नहीं करेगा तब तक देश में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनने वाला। समझ में आया? द प्रोसेस वाज नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। उसमें 2 चीज था, कोटाज एंड टैरिफ्स। कोटा में क्या होता? फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट, कितना आप इम्पोर्ट कर सकते हो, ये मैंने डिस्कस किया अभी। और लिमिट क्या हो गया? इम्पोर्ट ड्यूटी को बहुत हाई रेट चार्ज करना। समझ में आया? क्लियर है वाला पार्ट? तो कोटा कौन सा था? लिमिट सेट करना, लिमिट है उसमें। और टैरिफ्स में क्या है? रेट। लिमिट मतलब कि सामान, क्वांटिटी। कोटा में क्या है? क्वांटिटी। और टैरिफ्स में क्या है? समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है वाला पार्ट? पक्का ये वाला प्रोसेस को यूज किया ताकि देश में इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके। ये फॉरेन ट्रेड का पॉलिसी देश में इंट्रोड्यूस किया। विद दैट आई बिलीव योर चैप्टर नंबर 2 इज वहां ओवर, खत्म, ठीक है। अच्छा सुनो, एक लास्ट आप लोगों का लिखा हुआ होगा पेज नंबर 11 में, सब्सिडीज के ऊपर था पॉइंट। ये एक डिबेट था देश में कि सब्सिडीज जो है देना चाहिए या देना चाहिए। पेज नंबर 11 इंपॉर्टेंट मार्क कर देना उसको, ठीक है। जो एक्स्ट्रा नोट्स दिया हुआ ना उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना कि देश में सब्सिडी दे रहा था, एग्रीकल्चर को डेवलप करेगा, देश में सब्सिडी दे रहा था, वो देना अच्छा है या नहीं है उसके ऊपर एक अच्छा खासा डिबेट था। कुछ लोग बोला कि अच्छा है, देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देश में एक तो सबसे पहला बात एग्रीकल्चर में ज्यादा पैसा नहीं था, नंबर 2 जो मार्जिनल फार्मर्स उनको बेनिफिट होता है तो कि वो लोग कम्पीट कर सके तो जरूरी था। बट एक तरफ डिबेट था कि भैया नहीं देना चाहिए रुपया क्योंकि वो लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। दैट पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। विच पार्ट इज इम्पोर्टेंट इज द टॉपिक दैट इज गिवन इन द नोट्स कि क्यों सब्सिडीज देना वाज अ वायबल डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। आज भी सब्सिडीज मिलता ही देता ही, डिबेट अभी भी चलता है कि देना चाहिए देना चाहिए, बट अभी भी चलता है। इट इज लाइक कास्ट सिस्टम, किसी को लगता है फेवर में, किसी को लगता है नहीं है। सिमिलर लेवल, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो चैप्टर दिमाग में सेट हो गया अच्छे से, ठीक है। रिकॉलेशन चाहिए एक तो, बताएगा आंसर फटाफट हमको, ठीक है, बताओ हमको एक बार फटाफट। सबसे पहले 3 नंबर इकोनॉमी कौन सा था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल था। कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, कहां पे जीडीपी हाई था? कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। मिक्स अपने आप में अलग ही हो गया। सोशलिस्ट में क्या था? सेंट्रल अथॉरिटी था क्या, ठीक है, सबके पास में इक्वल इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, समझ में आप लोगों को? और दोनों कॉम्बिनेशन क्या था? इंडिया ने क्या फॉलो किया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया ने प्लान्स बनाए थे, इकोनॉमिक प्लान्स। कब बनाते हैं? प्लानिंग कमीशन कब बनाता है? 1950। आज उसको नीति उद्योग भी बोलता है, पता आपको? ठीक है, नीति आयोग सुना आप लोगों ने? नीति आयोग बोलता है उसको। जो प्लानिंग कमीशन था ना उसको आज क्या बोलता है हम लोग? नीति आयोग बोलता है, ठीक है, समझ। अगर आपने गूगल में प्लानिंग कमीशन आ रहा है तो वो लोग नीति आयोग को साइड पे लेकर आएगा आप लोग, ठीक है, सेम चीज है, ठीक है, नाम चेंज कर दिया, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? वो नहीं, ये प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1950 और ये कब हुआ? 2014, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? 15 में इनैक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो टेक्निकली दोनों डेट्स एक्चुअली करेक्ट है। अब बुक में जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है, करेक्ट। सुनो, समझ में आया आप लोगों को? ये वाला पार्ट क्लियर है? उसके बाद में क्या बताओ? 2 टाइप ऑफ प्लान्स था, एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म का एक और नाम पर्सपेक्टिव प्लान। 4 चीज, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी।
वो जो हमारा शॉर्ट टर्म प्लान था उसमें सबसे पहला था एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर में 2 रिफॉर्म्स लेके आया, एक लैंड रिफॉर्म्स था और एक ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 2 चीज, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हटाया और नंबर 2 लैंड सीडिंग किया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन को पता है 3 बेनिफिट है ग्रीन रेवोल्यूशन का। मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक क्रिएट करना, नंबर 3 लो इनकम लेवल को बेनिफिट हुआ। 2 डिसएडवांटेज क्या था आपका, वेस्ट बैंक का प्रॉब्लम था, नंबर 2 इनकम इनइक्वालिटी होने लग गया था। क्लियर है वाला चीज को, पक्का? ठीक है, आगे इंडस्ट्रीज में कौन सा रेजोल्यूशन था आपका, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। 2 चीज उसमें, इंडस्ट्रीज कैटेगराइज किया, ठीक है, इनटू शेड्यूल ए, बी और सी। ठीक है, कितना इंडस्ट्री शेड्यूल ए में था, 7वां इंडस्ट्री शेड्यूल ए में था। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 क्या था आपका, सबको क्या चाहिए था, लाइसेंसिंग चाहिए था। ठीक है, समझ में आप लोगों, चाहे एक्सपेंशन हो, चाहे नया सेटअप करो, चाहे आप लोग कोई दूसरा एक एरिया में या स्टेट में ओपन करो, आपको लाइसेंस का दरकार पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव कंट्रोल रख सके। नंबर 2 क्या था, SSIs को डेवलप करना। SSIs को डेवलप किया ताकि जो जिसके पास जितना हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट था दे कुड हैव स्टार्टेड अ कंपनी। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना था आपका, 5। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और फॉरेन ट्रेड में क्या यूज किया उन्होंने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। उसमें 2 चीज था, टैरिफ और कोटास। किसमें था कि आपका रेट हाई करना, टैरिफ में, और लिमिट किसमें फिक्स करना होता है, कोटास में। समझ में, इसके बाद चैप्टर पूरा खत्म। सब्सिडी वाला आंसर आप लोगों को एक बार रीड करना इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए, सब्सिडी वाला पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आज का चैप्टर पूरा? ठीक है।